भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के साथ गद्दारी भी है, क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अदानी की कंपनी में लगाने वाला नरेंद्र मोदी का यार है। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपकी पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो। संज्ञान लेना चाहिए देश के सुप्रीम कोर्ट को और देश के एक एक मतदाता को। अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी बताए कि वह कौन सा जादू है नरेंद्र मोदी के पास, जो नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहा है कि देश मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज करते हुए देश के मतदाताओं का अपमान करते हुए ऐलान कर दिया कि 2024 में भी 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से लाल किले से देश को संबोधित करेगा। कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक, जो हमारे देश में कुछ मित्र सवाल उठाते हैं ईवीएम की सेटिंग का, और दूसरा जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव अधिकारियों के चयन से अलग करने का षड्यंत्र है। तो हमको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उन्हें चुनाव आयोग के चयन से अलग करके और अपने चहेते मंत्री को शामिल करके ईवीएम में हेरा फेरी और तोता की तरह चुनाव अधिकारियों का चयन करके इसका कॉकलेट बना करके यह ऐलान इसलिए किया गया है क्या? मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसका संज्ञान लेना चाहिए देश के सुप्रीम कोर्ट को और देश के एक एक मतदाता को। यह अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी बताए कि वह कौन सा जादू है नरेंद्र मोदी के पास, जो नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर रहा है कि देश के मतदाता नरेंद्र मोदी को ही चुनाव में जिताने वाले हैं। और तीन बड़ी बातें नरेंद्र मोदी ने कही। हमारे देश में अभिशाप बताया गया है परिवारवाद को, और मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल, वेद प्रकाश का बेटा है वेद प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी ने कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के वारिस इस देश में घुन की तरह है, जिस तरीके से पीयूष गोयल की तरफ इशारा किया गया है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान, जो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र है, भाजपा के पूर्व सांसद, ये वंशवेला है, ये है परिवारवाद, केंद्र में मंत्री है। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, दो केंद्रीय मंत्री जिनमें आपने कई बार नाम भी सुने होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो विजय राजे सिंधिया का पोता है, और वह माधवराव सिंधिया का पुत्र है। इसे कहते हैं वंश के, क्या कहते हैं, परिवारवाद। ये भी गुण की तरह है। कांग्रेस से चुनकर किस तरीके से पैसे का खेल हुआ या ईडी फीडी के डर था। ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो बनाया गया था बसवराज बोम्मई, उसके पिता भी एसआर बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में एक लंबी सूची भारत में उन लोगों की जो देश के आजादी के खिलाफ थे, उनके भी परिवारवाद में देश के अंदर 90 राजनेता देश भर में है। ये मैंने 4 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आपके सामने है। एक राज्य का मुख्यमंत्री परिवारवाद का और 3 केंद्र में मंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी माधवराव सिंधिया का संतान के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मानते क्या? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवारवाद पर सवाल किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोचना चाहिए कि आपको वो माधवराव सिंधिया का पुत्र अगर मानते हैं तो फिर परिवारवाद क्यों नहीं होगा? पीयूष गोयल को अगर वेद प्रकाश गोयल का संतान नहीं मानते हैं तो पीयूष गोयल को सवाल उठाना चाहिए, और अगर मानते हैं तो फिर ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है मोदी जी? धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र अगर मोदी नहीं मानते हैं तो फिर ये बड़ा सवाल है, और मानते हैं तो ये परिवारवाद है कि नहीं है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार को लेकर के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के देशों में
भ्रष्टाचार में 80 नंबर है हमारा, 80 नंबर। ईमानदारी पर उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, बेईमानी में 3 नंबर, 80वें पायदान में है भारत। ये रिपोर्ट है पिछले 9 साल की, और ये रिपोर्ट है जो अभी लाल किले से ऐलान किया गया। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मैं जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार का। और बहुत गाल बजाए जा रहे हैं जीएसटी के विषय में। जो भारत का टैक्स है 64% हिस्सेदारी, देश के सबसे गरीब 50% आबादी से देश की 64% हिस्सेदारी टैक्स से वसूली जा रही है। तब सवाल उठाते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी अर्थशास्त्री बैठे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है उनमें 50% लोगों से 64% टैक्स कैसे लिया जा रहा है। दही पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटे पे टैक्स, पेन पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, दवा पर टैक्स, बेड, हॉस्पिटल के बेड पर टैक्स। और मुझे तो लगता है कई लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी के आने से पहले शौचालय पर टैक्स नहीं था, 1 रुपये 2 रुपये था सुलभ का रेट। वो 1 रुपये 2 रुपये की बजाय 2 रुपये और 5 रुपये कर दिया गया। हमको तो लगता है कि उसमें भी हगने मूतने में भी मोदी टैक्स हुआ। जो लोग सुलभ शौचालय इस्तेमाल करते होंगे उन लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं मेट्रो में सफ़र करता हूँ, पहले 1 रुपये देना पड़ता था, 2 रुपये देना पड़ता है, और महिलाओं को 5 रुपये देना पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। 40% अगली आबादी जो देश में मध्यम वर्ग की है उनको 33% टैक्स अदा करना पड़ता है। 64 और 33 आप समझ रहे हैं, और ये हो गया 97% टैक्स। और भारत के जो 10% धनवान हैं उनको टैक्स कितना देना पड़ता है? मात्र 3%। कितना धन है भारत के 166 लोगों के पास? इतना धन पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जितना धन 70 करोड़ आबादी के पास देश में है उतना धन मात्र 166 लोगों की झोली में भर दिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पूछो नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64% टैक्स वसूला जा रहा है और फिर गाल बजाते हैं, कहते हैं हम 5 किलो राशन फ्री भी दे रहे हैं। मैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद का जिक्र करना चाहता हूं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शेयर बाजार में 163 पेज की इस्तीफे की रिपोर्ट भेजी है। अडानी के बंदरगाह में ऑडिटर के तौर पर डेलाटर ने इस्तीफा दे दिया, और 163 पेज की रिपोर्ट इस्तीफे के रूप में जो भेजी गई है शेयर बाजार में, उसका कारण क्या है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था? शेयरों की कीमत में हेराफेरी का आरोप, पूरी पड़ताल थी, खातों में धोखाधड़ी का मामला था, और फर्जी कंपनियों के जरिए धन गुपचुप लेन देन का आरोप था। और ये ऑडिटर ने उस हेराफेरी को पकड़ लिया तो अडानी नहीं मानता है, और अडानी जब नहीं मानता है तो ऑडिटर ने 163 पेज का इस्तीफा दिया है। और उसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि भारत में भले ही 20 जवानों की हत्या के बाद चीन के ऐप्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन आपको बताता हूं 63 अरब अमेरिकी डॉलर इसके अडानी के कंपनी में लगाने वाला चांग चुंग लिंग चीन का नागरिक है। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के साथ गद्दारी भी है, क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने वाला नरेंद्र मोदी का यार है, और नरेंद्र मोदी ने उसे बंदरगाह दे दिए, और बंदरगाहों की ऑडिटिंग करने में हेरा फेरी हो रही है। ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी मुंह खोले। और नरेंद्र मोदी ने कानून ला रहे हैं, झूठ बोलने वाले को 3 साल की जेल हो जाएगी। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपकी पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो, सिद्ध कर दो कि मेरा आरोप झूठा है। और तब इस 63 अरब अमेरिकी डॉलर में जो मैं अनुमानित हिसाब लगाता हूं 50 खरब रुपए अकेले चीनी नागरिक के अडानी की कंपनी में निवेश हो रखे हैं।
और मैं भ्रष्टाचार का एक और जिक्र आपको बताता हूं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती है अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर को अडानी के पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट गुजरात में 21,000 करोड़ की 3,000 ड्रग्स, 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है। जरा सोचिए आप, ये पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार नहीं है? छोटा सा आरोप लगने पर आपने नूह में बिना जांच पड़ताल के अवैध तरीके से नूह के गरीबों के घर और उनकी रोजी रोटी के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। पर क्या बुलडोजर नहीं है मोदी तुम्हारे पास? नहीं है मुद्रा पोर्ट पे ले जाने के लिए बुलडोजर? तो हम बुलडोजर भी देते हैं, उसको पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं, है? और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा स्मगलिंग का जरिया और अड्डा बन चुका है। पूरे भारत के अंदर जो चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन सप्लाई हो रही है, वह सारी की सारी मुद्रा पोर्ट के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से और आईएसआई के एजेंटों के माध्यम से, संघ के एजेंटों के माध्यम से, अदानी की एयरपोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई की जा रही है।